नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के लिए इकॉनमी तैयार करना, अर्थव्यवस्था तैयार करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है लाखों लोगों के लिए। कई वजह हैं, इसमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि उसका जो कंसेप्ट है उसे अगर आपने नहीं समझा है तो दिक्कत है, बेसिक अगर नहीं समझा है तो दिक्कत है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि अगर आप ये नहीं जानते कि प्रश्न आते कहाँ से हैं और किस रूप में आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी प्रीलिम्स में 90% क्वेश्चंस जो इकॉनमी सब्जेक्ट है इसके तहत 90% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा कि इस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है जी, यह वीडियो पूरा देखिए, इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, उसके बाद से किताब देखिए अपना और नोट देखिए और साथ ही साथ यूपीएससी के पेपर्स देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है बैंकिंग। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आप फोकस करें, ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। सबसे पहले तो यही कि आप बैंकिंग का कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक समझिए। ठीक है, बेसिक का मतलब ये है कि बैंक कैसे काम करते हैं, अगर बैंक महंगा ऋण देगा तो क्या होगा, सस्ता ऋण देगा तो क्या होगा, इसको आरबीआई कैसे प्रभावित करती है, ये इसका बेसिक है। ठीक, बैंकों के प्रकार आप देखिए, कितने तरह के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक कैसे काम करते हैं, पेमेंट बैंक कैसे काम करते हैं। ठीक, इनकी कुछ और गतिविधियाँ हैं। यूपीएससी ने तो एटीएम पर क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो इसको आप समझिए। इसके अलावा जो इसमें कोर पॉइंट है जहाँ से यूपीएससी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछ लेती है वो है आरबीआई की नीतियाँ। आरबीआई कैसे बैंकिंग क्षेत्र को कंट्रोल करती है, कैसे रेगुलेट करती है, कैसे नियम बनाती है, इस पर करंट को भी ध्यान में रखते हुए, स्टैटिक को भी ध्यान में रखते हुए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आरबीआई की कितनी नीतियां हैं, मोटे तौर पे हम मात्रात्मक और गुणात्मक दो तरह से बांट देते हैं कि आरबीआई ऐसे कंट्रोल करती है। आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं ये नाम। इन कंसेप्ट्स को आप अच्छे से क्लियर करिए क्योंकि इनका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर होता है। ठीक है जी, इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित आए दिन जो है यूपीएससी नहीं, सॉरी, सरकार जो है नए नए नियम बनाती है। उन नियमों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। कुछ समितियां बनी हुई हैं पहले, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। कुछ नई समितियां बनती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिएगा, समिति कौन सी बनी है, कौन अध्यक्ष है, ये पीसीएस टाइप का क्वेश्चन हो गया। लेकिन किस मुद्दे पर समिति बनाई गई है और उस मुद्दे को समझना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो गया। हालांकि कभी कभी अध्यक्ष वाले क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने। ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिया। बैंकिंग को आप ऐसे ही तैयार करेंगे, फोकस करेंगे आरबीआई की नीतियों पर और उसके आसपास की चीज़ों पर। ठीक, अब चलिए अगला, एग्रीकल्चर। इससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ज्योग्राफी में बताया था कि इस एंगल को आप लेंगे तो ज्योग्राफी के तहत ये शामिल हो जाएगा। लेकिन कृषि को जब आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, इसका भी एक बेसिक होता है कि कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं और कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं। खाद्यान्न फसलों में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों में बेसिकली ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये खाद्यान्न फसल अभी हमारे यहाँ कितनी होती है, क्या हम इसका आयात करते हैं कि निर्यात करते हैं। पर्याप्त होता है ना, जैसे तेल है, खाद्य तेल है, हमारे यहाँ जितनी डिमांड है उतना हम नहीं करते। चावल है, चावल हम पर्याप्त उत्पादन करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले हैं हम। ठीक है, इस तरह से अब इसमें कुछ घटनाएं घटी। घटनाएं का मतलब ये है कि एक समय ऐसा था कि हम अनाज बाहर से मंगा रहे थे, भूखमरी की हालत हो गई थी। तो उस समय हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हरित क्रांति के प्रभाव किस समय आई, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये सारी चीज़ें आपको कृषि में पढ़नी है। इसके अलावा आप देखिए वाणिज्यिक फसलों की बात करेंगे, जैसे गन्ना है, कॉफ़ी है, कपास है और इसी तरह से चाय है। इनके बारे में भी आप बेसिक जानकारी लीजिए और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि आयात और निर्यात के मामले में भारत की इसमें क्या पोजीशन है। ठीक, बाकी इसका उत्पादन कैसे होता है, किस मिट्टी में कौन सी खेती होती है और उसके बाद से जो है कौन सी दशाएं इसके लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वो मैंने भूगोल के तहत बता दिया था आपको, ये बातें हैं। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें एक और एंगल जुड़ गया है, और क्या है, योजनाएं। अभी आगे मैं बात करूंगा, एक अलग ही टॉपिक कर दिया। लेकिन कृषि से संबंधित योजनाएं सरकार ने पिछले कुछ सालों में, 5-7 सालों में कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। लेकिन आप उसमें से
कैसे जानेंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं इस पे अलग से एक दिन बात करूँगा अच्छे से, काफ़ी विस्तार से। देखिए, जिस योजना का असर सबसे ज़्यादा होता है उस योजना को यूपीएससी पूछती है। असर का मतलब ये नहीं कि उसका असर दिखने लगा है, असर का मतलब ये है कि ये व्यापक योजना है, अगर इसको अच्छे से लागू किया जाए तो इसका असर बहुत बड़ा होगा, बहुत शानदार होगा। ठीक, जैसे कृषि सिंचाई योजना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बागवानी मिशन है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आए ही हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की योजनाएं आप ध्यान रखेंगे। और किसानों के लिए भी सरकार योजनाएं लेके आती है। ये किसानों की जो योजनाएं हैं, यहाँ से भी, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर कोई और व्यवस्था हो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसे आप आज ही जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, इसको चाहे तो आप सब टॉपिक बना करके लिख सकते हैं कि हाँ, कृषि में मुझे ये पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको पीडीएफ में ही दे चुका हूँ। ठीक, इसकी इकॉनमी वाली पीडीएफ मैंने दे दी है। टॉप 300 की सीरीज जो चल रही है ना, उसकी पीडीएफ मैंने दे दी है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पता चल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आप इसमें समझौते भी जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कुछ परियोजनाएं हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है विश्व बैंक। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, उनमें कुछ संस्थाएं हैं जो इनको दिशा देती हैं। ठीक है, कुछ आर्थिक चिंताएं हैं तो वो चिंताएं इसी मंच पे, इन्हीं मंचों पे उठाई जाती हैं। ठीक, दुनिया की अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो इन संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इन्हीं संस्थाओं से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है और बड़े अच्छे प्रश्न पूछती है। जैसे विश्व बैंक के बारे में क्वेश्चन आ गया, विश्व बैंक कैसे काम करता है, इसकी कितनी संस्थाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई। बेसिकली विश्व बैंक समूह, ये उसका पूरा नाम है। 5 संस्थाएं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। आईएमएफ के बारे में आप जानें। कुछ आईआर के तहत मैंने टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि एशियाई निवेश बैंक है, अवसंरचना निवेश बैंक है, एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। इस तरह से जो बैंक हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो संस्थाएं हैं, जो इकोनॉमिक मंच हैं एक तरह से, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से इसमें आप गेस भी कर सकते हैं, जिसकी बैठक इस साल हुई और खूब चर्चा हुई, खूब बेहतरीन तरीके से उस पर पूरा वो बनाया गया, माहौल बनाया गया, तो वहाँ से यूपीएससी पूछ लेती है। पिछली बार 2020 में यूपीएससी ने G20 पे पूछ लिया था, क्योंकि G20 का जलवा था। ठीक है, इस बार भी संभावना है, क्योंकि अब भारत की बारी है उसकी बैठक का, वो क्या कहते हैं, अध्यक्षता करने की। तो इस तरह से आप देखें कि कौन सी संस्था ज़्यादा चर्चा में है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि उस संस्था ने अभी कोई घोषणा जारी की है तो उस घोषणा पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं। ठीक, और उस घोषणा के पीछे पीछे संस्था को भी जानिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी बातें हैं। एक और बात है, एंगल है इसमें, कि इन संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं और उन रिपोर्ट से प्रश्न आते हैं। हालांकि मैंने आगे लिखा है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति अपने आप में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मुद्रास्फीति को आप कई तरह से, कई जगहों से जोड़ेंगे, और सबसे शानदार जो इसको जोड़ेंगे आप, वो है, अभी हमने देखा ना, बैंकिंग। आप ध्यान से पढ़ेंगे आरबीआई की नीतियों को, तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर अगर किसी चीज़ पर दिया जाता है तो इस बात पर कि अगर मंदी आ गई है मार्केट में तो मंदी से ऊपर ऊपर कैसे उठा जाए, अगर मुद्रास्फीति हो गई है तो उसको नीचे थोड़ा कैसे लाया जाए। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें घूमती हैं। तो मुद्रास्फीति इस एंगल से हो गया। दूसरी बात, मुद्रास्फीति में आप क्या पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति के कंसेप्ट्स कैसे हैं, इसका असर कैसे होता है, इसमें कौन कौन से टर्म है, कुछ बड़े अलग अलग टर्म है। जैसे कि मुद्रास्फीति के प्रकार आप पढ़ेंगे, कई तरह की मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति का असर किस वर्ग पे, किस रूप में होगा, आप इसे पढ़िए। और मुद्रास्फीति नापने के तरीके क्या हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं जिसके आधार पे आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, घट रही है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये एक टॉपिक है। आगे देखिए, इसके अलावा योजनाएं, मैंने मोटे तौर पे योजनाएं ले ली हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इन योजनाओं को मैं किधर लेके जा रहा हूँ। अगर अलग से योजना की बात करें तो योजनाओं में सबसे बड़ी योजनाएं वो हैं काम की, जो आपकी जनसंख्या की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई हैं। खासतौर से जो बड़ी समस्याएं इस समय, कौन सी बड़ी समस्या है, भूखमरी एक समस्या है भारत में। यानी कि खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी मतलब ज़्यादा नहीं, 100-200 नहीं पढ़ना, 4-5 योजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजना लागू की है कि नहीं। और तीसरी है गरीबी। अगर इन 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखकर आप योजनाओं पर फोकस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, योजना तो हर क्षेत्र के लिए है। अगर आप उद्योग में जाएंगे तो वहाँ भी सरकार ने योजना बनाई है।
ठीक है। बैंकिंग में जाएंगे वहाँ भी सरकार ने योजना बनाई है, कृषि में जाएंगे वहाँ भी सरकार ने योजना बनाई है। तो उन टॉपिक्स के तहत हमने योजनाओं को देख लिया, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से देखेंगे तो ये योजनाएं काम की हैं। ठीक है। सामाजिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेके सरकार आ रही है, इस पर आप ध्यान देंगे। कुछ सेहत के लिए भी तो सामाजिक विकास का हिस्सा है। सेहत को बेहतर करने के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, ये वाला अभी वाला नहीं, वैक्सीन वाला नहीं, इसके पहले से जो इंद्रधनुष चल रहा था वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। करंट में कैसे यूपीएससी खेलती है ना दिमाग के साथ आपके, इसमें मैं बताऊंगा। जैसे अगर टीकाकरण से क्वेश्चन आया तो बहुत सारे लोग इसी में लटके हुए हैं कि कोरोना का टीका लग रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी योजनाएं चली हैं और कई बीमारियों का उन्मूलन भी हुआ है टीकाकरण के तहत, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है, मैंने सीधा सीधा लिख दिया है विदेशी व्यापार, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। एक तो यही है, विदेशी व्यापार का मतलब सीधा से ये है कि अगर आप इतना जानते हैं कि हम किन चीज़ों का ज़्यादा आयात करते हैं, किन चीज़ों का निर्यात करते हैं, तो कहानी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आयात और निर्यात से संबंधित कुछ नियम हैं, क्या आप उन नियमों को समझते हैं। कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चाइना से बहुत ज़्यादा सामान आता है, हम रोकना चाहते हैं तो हम कैसे रोकेंगे। सरकार शुल्क लगाती है, शुल्क कई तरह के होते हैं, इन शुल्कों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी के तहत विदेशी व्यापार में एक शब्द आता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, आप इसे देखें। भुगतान संतुलन में आप देखेंगे कि खाते घाटे होते हैं, जैसे कि चालू खाता घाटा हो गया। ठीक है। दो तरह के खाते होते हैं, पूंजी खाता, चालू खाता। इन खातों को देखिए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। चालू खाता जिसको आप कह रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल होगा, पूंजी खाता कह रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल होगा, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना लागू की है, क्या कानूनी तौर पर कोई बदलाव किए गए हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह के कानून बनाती है उसका बहुत बड़ा असर होता है विदेशी व्यापार पे। ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक। बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमने ऊपर देख ही लिया। इसी में आप चाहें तो फसलों को इसके तहत भी देख सकते हैं, किस चीज़ का फसल का आयात ज़्यादा होता है, निर्यात ज़्यादा होता है। और इसी में एक और चीज़ आती है, विदेशी मुद्रा भंडार। जो भी हमारे पास विदेशी मुद्रा है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, विदेश का ही पैसा तो है। तो कहाँ से आया है, कुछ प्रवासी भारतीय भेजते हैं, कुछ हमारा व्यापार से आता है, यही सब तो चीज़ें हैं। तो उसे भी आप समझेंगे, इसीलिए मैंने एक शब्द लिख दिया विदेशी व्यापार। ठीक। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे तो रिपोर्ट्स और सूचकांक, इसमें दो तरह की हैं। रिपोर्ट और सूचकांक दो तरह की। कभी कभी लगातार यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछती है, कभी कभी एक साल का गैप हो जाता है। रिपोर्ट और सूचकांक का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाइए, क्योंकि हर साल पता नहीं कितने रिपोर्ट्स आती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट और सूचकांक वो इम्पॉर्टेंट है जिसका असर होता है बहुत व्यापक। ठीक है। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वाला कि इसका कौन जारी करता है, उसका असर हो रहा था बहुत बड़ा। भुखमरी सूचकांक पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। इन रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। सिर्फ ये नहीं कि शब्द क्या लिखा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये ऐसी रिपोर्ट है जिसका असर बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। अब ये सब नहीं पढ़ने बैठ जाइए कि दुनिया में कौन सबसे अमीर हो गया और किस सूची में किसका नाम दर्ज हो गया, ये सब यूपीएससी इसे फालतू चीज़ें नहीं पूछती। जिन रिपोर्ट्स का ज़्यादा असर होता है, चाहे भारत में चाहे दुनिया में, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी कोई नई रिपोर्ट आ जाए, लेकिन अगर उसका असर व्यापक है तो यूपीएससी वहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही था। अरे हाँ, एक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ मिसलेनियस टाइप का है। कभी कभी यूपीएससी जीडीपी पे प्रश्न पूछ लेती है। ठीक है। लेकिन अक्सर रोज हमेशा नहीं पूछती, लगातार नहीं पूछती। यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्लियर रहेगा चलेगा। ठीक। दो ही कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, जीडीपी का क्या मतलब होता है। ठीक। उसमें जिसमें अगर जीएनपी लगा दे तो क्या मतलब हो जाएगा, बस इतना जानिए। कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, हो गया। आप इस पे लेक्चर्स देखेंगे और इतने सारे फार्मूले हैं, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा होता नहीं है। बस अगर यूपीएससी ने पूछे जाकर पीछे देखिए तो सिर्फ यही दो कंसेप्ट हैं जिन पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक। शेयर बाज़ार से प्रश्न पूछे जाते हैं, डॉट डॉट कर दिया, इसमें कुछ और बातें भी शामिल हैं, जैसे कि शेयर बाज़ार के कुछ शब्दावलियाँ हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आर्बिट्रेज क्या होता है, तो सोचना पड़ेगा क्या है, जाकर देखिए। मंदड़िया क्या है, तेजड़िया क्या है, इसके बारे में जाकर देखिए। तो शेयर मार्केट में कुछ शब्दावलियां हैं, वो अपने आप में एक कंसेप्ट है,
उसे आप जाकर देखिए। शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शेयर और बांड में क्या अंतर है। अब बांड में ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बांड कैसे आप लेते हैं, ठीक। और ऋण लेने का, देखिए बांड क्या है, ऋण लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है। शेयर मार्केट से मैंने आगे डट डट किया है, इसीलिए थोड़ा आगे भी बढ़ रहा हूँ। ऋण लेने का एक तरीका है, तो ऋण लेने के और भी कौन से तरीके हैं, शेयर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रतिभूतियाँ हैं और क्या क्या है, और इस क्षेत्र पर टैक्स का क्या सिस्टम है, सरकार टैक्स कैसे लगाती है। ये सारा कंसेप्ट अगर आपने जान लिया तो काम हो गया बस। अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपके पास समय है तो बाकी चीज़ें पढ़िए, थोड़ा सा जीएसटी के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में जान लीजिए, थोड़ा उद्योग क्षेत्र के बारे में जान लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ा जान लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। वो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बेसिक में, बैकग्राउंड में आपकी सहायता करेंगी। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आपका बेसिक, हर विषय का बेसिक बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके उस पर आप अच्छा छलांग मार पाएंगे, अच्छे से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो ये रही चीज़ें। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है तो इस पे काम करिए, अब बहुत अच्छे से। नहीं पढ़ा है तो दोनों पे काम करिए, बेसिक पे भी और इस पे भी, ठीक। फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इस समय क्या है कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।